नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है सीजीपीएससी मैपोलॉजी में। आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था। और इसे पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में ये जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। मतलब ये आज़ादी के पहले इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई, कहाँ से ये चीज़ें प्रारंभ होना शुरू हुई और कब ये एक संविधान का अंग बना। ठीक है, तो हम जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ का जो ये पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1870, ठीक है, आपने हर जगह पढ़ा होगा 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पंचायती राज, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि 1870 में क्या हुआ था। जो लॉर्ड मेयो थे, ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें उन्होंने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उन्हें विकास देने की गति की बात कही थी। कि उन्होंने ये कहा था कि जो गांव हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, गांव होते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां दी जाए और उन्हें कुछ उत्तरदायित्व भी दिया जाए जिससे वो अपना शासन चला सके। लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं सका। लेकिन इस जो मेयो प्रस्ताव था उनके अंतर्गत जो बातें लिखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए 1882 में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। ठीक है, इन्होंने भी देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उसे क्या कह दिया जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट हुआ उस समय, ये स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव है, ठीक है। तो इसी कारण से लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि जो लॉर्ड रिपन है उन्हें क्या कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या हो गया कि जो छोटे गांव हैं, छोटे शहर हैं, नगर, जिले, नगर पालिका, ये सभी को अपने अपने शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व मिलता है। ठीक है, स्थानीय, जैसे आप अपने घर में क्या होता है, अपने घर में अपना शासन खुद चलाते हैं। आप घर का एक मुखिया होता है, वो घर का शासन चलाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक गांव है, एक शहर है, वो अपना शासन, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का शासन चलाता है, प्रशासन चलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। देखिए, पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हस्तांतरित विषय होते हैं वो क्या होते हैं। एक जो विषय होते थे जो केंद्र को, सिर्फ उस समय केंद्र सरकार जो थे वो जो भारत का वायसराय होता था, ठीक है, तो उनके पास सारी शक्तियाँ होती थी कि किन विषयों पे उन्हें शासन नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं। और बाकी कुछ विषय जो होते थे वो राज्यों के पास होते थे, कुछ राज्यों के पास होते थे। जैसे उस समय मद्रास और बम्बई और कलकत्ता, इस प्रकार की 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, उसी प्रकार 1919 में क्या हुआ, जो भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया, उसके तहत जो प्रांत थे, ठीक है, जो भी प्रांत थे उनमें क्या हुआ, दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, दोहरे शासन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसमें। ठीक है, तथा स्थानीय स्वशासन, अभी हमारा टॉपिक है क्या, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। तो हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया, इसका मतलब क्या है, प्रांत भी अब जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में नियम और कानून बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके आगे जब चलते हैं हम तो देखते हैं, यहाँ लिखना एक चीज़ हम भूल गए कि 1935 में, ठीक है, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें जो क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। और जैसे ही अंत कर दिया गया तो क्या हुआ, स्थानीय जो स्वशासन था, ठीक है, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसका मतलब ये होता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन थे उन्हें बंद कर दिया गया और वहाँ के जो स्थानीय
जो स्थानीय बॉडीज़ थी, जो अलग अलग गांव थे, शहर थे, उन्हें क्या किया गया, उन्हें स्वायत्तता दी गई। ठीक है, उस समय क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अभी देखेंगे हम तो बहुत सारे माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे स्टेट बन गए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, कई भागों में ज़िले भी विभाजित हो जाते हैं। तो उस समय एक कोई बड़ा सा प्रांत होता था, बड़े से प्रांत को कुछ छोटे भागों में बांट दिया जाता था और उन्हें क्या किया गया था, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई थी। कौन से अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आज़ादी के बाद देखते हैं क्या होता है। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम 1957 में, डेट याद रखिएगा, योजना आयोग, जिसे अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ये योजना आयोग नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया है, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा क्या हुआ, कुछ समितियां थी, उन समितियों का प्रबंधन देखने के लिए क्या हुआ, उनकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, जो समिति के अध्यक्ष रहते हैं उस नाम से वो समिति चलती है, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन किया गया और इन्होंने नवंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने ये बोला कि जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक, उनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय देखेंगे तो किस प्रकार होगी, एक गांव के लेवल में, एक ब्लॉक मतलब विकास खंड, और जिला स्तर पे। गांव स्तर पर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिस प्रकार अभी हम देखते हैं क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है और जनपद पंचायत होती है और क्या होता है, जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी नवंबर 1957 में, उन्होंने क्या बात कही कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, अब इस बात को मानकर क्या हुआ, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिवस, ठीक है, जयंती, गांधी जयंती होता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, आपने बहुत जगह ये चीज़ पढ़ी होगी कि सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी वो राजस्थान के नागौर जिले में थी, और वो टाइम था 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, और तत्कालीन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनके द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था। किस चीज़ का उद्घाटन किया था, ये पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय मतलब क्या हो गया, देखिए ये पहला स्तर है, ये दूसरा स्तर है और ये तीसरा स्तर है। ठीक है, कोई भी जिला है, मान लीजिए एक ये जिला है, अब ये जिला क्या हुआ, अलग अलग ब्लॉक में बटा हुआ है, ब्लॉक मतलब विकास खंड। ठीक है, अब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 विकास खंड है। ठीक है, और इन हर विकास खंड में क्या होगा, छोटे छोटे गांव होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये ब्लू कलर से जो नीले कलर से है वो मैंने गांव बना दिया है, और ये बॉक्स जो है 1, 2, 3, 4 वो क्या है, विकास खंड है, और ये बड़ा बॉक्स जो है एक जिला है, आपको समझाने के लिए। तो इन प्रत्येक जो नीले जो सर्कल है उसमें क्या होगा, वो एक गांव है, तो वहाँ क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी, और उसके बाद हर एक ब्लॉक में, हर एक विकास खंड में क्या होगी, पंचायत समिति होगी, और हर एक जिले का, ठीक है, ये कंप्लीट एक जिला हो गया, इस जिले का क्या हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक है, इस प्रकार ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, जो 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ, राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब हम कुछ देखते हैं कि उस समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद हमें कुछ और भी, हमारे सरकार ने और भी कुछ समिति बनाई जो पंचायती राज से संबंधित थी, उनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमने अभी पढ़ी, बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आई। उसके बाद इस समिति में कुछ कमी नहीं है, उसे चेक करने के लिए 1970 में एक समिति बनाई गई, जो है हुई अशोक मेहता। यह ध्यान में रखिएगा, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ठीक है,
तो इन्होंने अपनी समिति की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो इन्होंने ये इस प्रकार बताया कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय ना होकर क्या होना चाहिए, द्विस्तरीय। ठीक है, एक जिला पंचायत पर, मतलब आप देख रहे होंगे कि जिला स्तर पर, और एक मंडल पंचायत, अर्थात मंडल पंचायत क्या हो गया कि विकासखंड के स्तर पर। ठीक है, लेकिन उन्होंने ग्राम स्तर की बात नहीं की थी, इसे नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरी जो है जीवी के राव समिति। ये कब आई? 1985 में। ईयर भी याद रखेंगे और समिति का नाम भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जीवी के राव समिति। उस समय क्या होता था कि जो नौकरशाही व्यवस्था थी उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी, प्रशासन के पास शक्तियाँ ज़्यादा थी, और जो पंचायती राज व्यवस्था जहाँ जहाँ लागू हो रही थी उन्हें उतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। तो जीवी के राव समिति ने इसी कारण से, जो पंचायतों के पास शक्तियाँ नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसे क्या कहा, बिना जड़ की घास। जिस प्रकार बिना जड़ की घास जो होती है वो थोड़े से बारिश में क्या होगी, बह जाएगी, आंधी चली तो उड़ जाएगा, तो उनके पास क्या होती है, शक्तियां नहीं होती, इसलिए उसकी ये संज्ञा उन्होंने दी थी। जीवी के राव समिति ने पंचायतों को क्या कहा था, बिना जड़ की घास। उसके बाद चलते हैं चौथी समिति, 1986 में आई। ठीक है, इस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। ठीक है, इस समिति के द्वारा फिर से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस समिति में पुनः त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई और इनके द्वारा ही क्या हुआ, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार और कि कौन कौन सी चार मुख्य समितियां थी। तो देखेंगे सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक, ये त्रिस्तरीय थी। ठीक, उसके इसी बलवंत राय मेहता समिति के कारण ही क्या हुआ, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 को प्रथम पंचायती राज जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी। उसके बाद दूसरी समिति है 1970 की अशोक मेहता समिति, जिन्होंने क्या बात की, त्रिस्तरीय की जगह पर द्विस्तरीय जो होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद तीसरी जो समिति है 1985 में जीवी की राव समिति, जिन्होंने क्या कहा, बिना जड़ की घास। क्यों कहा था, क्योंकि पंचायतों के पास उतनी शक्तियां नहीं थी। उसके बाद 1986 में ML सिंघवी समिति ने, जिन्होंने पंचायत को क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा दिलाया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये मैंने मैप बनाया है कोंडागांव जिले का। इस कोंडागांव जिले के जो मैप में ये सारी तहसील हैं, ठीक है, विकासखंड भी हैं, तो इनके माध्यम से मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कुछ चीज़ें, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, इन्हें समझने के लिए। ठीक, अब 1986 में LM सिंघवी समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा दिला तो दिया, लेकिन उस समय ये बिल पास नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय कई सरकारें आए, VP सिंह की सरकार भी आई थी, तो वो भी गिर गई थी। उस समय सरकारों का आना जाना बहुत आम बात हो गया था कुछ ही सालों में। तो जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी 1991 में, ठीक है, तब ये जो बिल है वो पास हुआ और एक अधिनियम बना। ठीक है, ये कब किस प्रकार बना, 73वां CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, जिसके द्वारा क्या लागू किया, 23 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। ठीक है, कौन से नंबर का, 73, 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम पारित हुआ, 92 में पारित हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 23 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। ठीक है, अब इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर वो बढ़ के 12 हो गई थी। तो इसमें जो 11वीं अनुसूची थी वो क्या थी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और इस सूची में 29 विषय शामिल किए गए थे। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं इसे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, फिर 23 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में क्या है, कुल 29 विषय शामिल होते हैं। ठीक, और जो ये अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन, उनमें और भी कुछ प्रावधान जुड़े थे, जिसे हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो देखेंगे हम, वो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन होगा प्रत्येक गांव में। ठीक है, या राज्यपाल द्वारा जिसे गांव या गांव के समूह को एक ग्राम घोषित किया जाता है, वहां पर क्या होगा,
ग्राम सभा का गठन होगा। हर 5वें वर्ष पंचायत के चुनाव होंगे। पहले ये होता था कि पंचायतों के जो चुनाव होते थे वो उनका कोई निश्चित समय नहीं होता था, ठीक है। तो इस अधिनियम के बाद क्या हुआ, हर 5वें वर्ष में क्या होगा, एक पंचायत का चुनाव होगा। उसके बाद तीसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उस क्षेत्र की जो जनसंख्या के अनुपात में होगा वहाँ पे आरक्षण होगा। जो भी पंच, सरपंच और जनपद के सदस्य होंगे, उन अध्यक्ष जो होंगे, उन सभी का जो क्या होगा, आरक्षण होगा, ठीक है। उनकी सीटों का जो आरक्षण होगा किसके अनुपात में होगा, वहाँ की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होगा, ठीक है। जितनी भी सीट्स है उसका, सपोज 9 सीट है तो 9 सीट का 1/3, ठीक है। तो 3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इस प्रकार से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है। जो भी नगर पालिका और पंचायती राज है उनके लिए जो वित्त की व्यवस्था की जाएगी वो किनके द्वारा की जाएगी, वित्त, उसके लिए क्या किया गया, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। और इन सभी निर्वाचन को देखिए, यहाँ पर हमने बताया हर 5वें वर्ष पंचायत के चुनाव होंगे, इस प्रकार नगर पालिका के भी चुनाव होंगे। तो इन चुनाव को करवाने के लिए क्या कराया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कराया गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था जो समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। उसमें हमने सर्वप्रथम ये देखा था कि उस समय नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब जो ये 23 अप्रैल 1993 का अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। इस अधिनियम को पारित होने के बाद जो राज्य था जिसने सबसे पहले ये अधिनियम को लागू कर दिया, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था लागू की, वो है मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो पंचायती राज की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका ऐतिहासिक विकास है कि आज़ादी के पूर्व से क्या क्या हुआ और अंत में अधिनियम पारित हो गया। तो देखेंगे कब से, 1870 से। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो आई, ठीक है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। इसे हम देखते हैं। उसे देखने के पहले सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ग्राम सभा होती क्या है, ठीक है। ग्राम सभा, राज्यपाल, देखिए ग्राम सभा का जो है उल्लेख है जो संविधान का भाग 9 है, ठीक है। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का आता है, उसमें ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। उसमें सबसे प्रथम ये कहा गया है कि राज्यपाल गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित कर सकता है। मान लीजिए कोई गांव बहुत ही छोटा है और उसके कंपेयर में दूसरे गांव बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, यहाँ कुछ छोटे गांव हैं, तो इन गांवों का जो समूह होगा उसे राज्यपाल द्वारा क्या किया जा सकता है, 1 ग्राम घोषित किया जा सकता है। 1 ग्राम किलोग्राम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ग्राम मतलब गांव, ठीक है। दूसरा है, इस ग्राम सभा के अंतर्गत कौन आएंगे, प्रत्येक सदस्य, उस गांव का प्रत्येक सदस्य जो 18 वर्ष की आयु अपनी पूर्ण कर चुका है और जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, वो सभी लोग क्या होते हैं, उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ये ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है, कभी भी भंग नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसके सदस्य जो है वो गांव के वो सभी लोग होंगे जो 18 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके हैं और जिनका नाम किस में है, वहाँ की मतदाता सूची में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कभी भंग नहीं हो सकती। इसमें ऐसा तो नहीं है किसी ने ग्राम सभा से अपना नाम हटा लिया, ये संभव नहीं है। दूसरी चीज़, अगर उसमें कोई त्याग देना चाहता है अपने पद से तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि वो गांव का सदस्य ही है, ठीक है। लेकिन उसमें वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का सदस्य कब नहीं रह जाता, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्राम पंचायत क्या होती है, लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या होगी, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समझने वाली चीज़ ये है कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन अर्थात हो गया कि एकदम जो छोटे स्तर के लोग भी हैं, ठीक है, वो अपना शासन स्वयं कर सकें,
ठीक है। अब कुछ गांव द्वारा, सपोज ये मान लीजिए कुछ गांव हैं, इन गांवों से मिलकर एक क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। तो इस ग्राम पंचायत जो है, ये बड़ा सर्कल जो है ये ग्राम पंचायत है मान लीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग ग्राम सभाएं हैं। अब ये ग्राम पंचायत जो ए है, ठीक है, ग्राम पंचायत जो भी कार्य करेगी तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, इन सभी ग्राम सभाओं के प्रति उत्तरदायी होगी। तभी क्या होगा, ये स्थानीय स्वशासन जो है, ठीक है, उसका उद्देश्य पूर्ण होगा। ग्राम पंचायत के फैसले पर मत ग्राम सभा द्वारा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ग्राम सभा के द्वारा। तो अगर जब तक ग्राम सभा को उसमें मत करने का अधिकार ना होगा तब तक वो उत्तरदायी किस प्रकार होंगे, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि फैसलों पे जो मत होता है वो कौन करता है, ग्राम सभा द्वारा। ठीक, अब देखते हैं ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो देखते हैं इन्हें क्या क्या चीजें होती हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल पे के तौर पर एक कोंडागांव जिला को ले लिया है, ठीक है। कोंडागांव जिले में 1 2 3 4 और 5 विकास खंड है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ कितने विकास खंड है, 5 विकास खंड है। और यहाँ ये कोंडागांव स्वयं क्या है, एक जिला है, ठीक है। कोंडागांव क्या है, एक जिला। तो इस जिले में क्या होगा, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, पंचायत की बात जब भी करेंगे हम तब क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। और जैसे हम आगे पालिका के बारे पढ़ेंगे, नगर पालिका निगम पढ़ेंगे, नगर पालिका परिषद जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, शहरी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। और पंचायतों के अंतर्गत किसकी बात करेंगे हम, जो भी ग्रामीण क्षेत्र का शासन होता है, ठीक है। मान लीजिए रायपुर एक जिला है, रायपुर के कुछ क्षेत्र जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होगा वो क्या होगा, पंचायतों के अंतर्गत आता है। और जो शहरी क्षेत्र होता है वो नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखेंगे ये कोंडागांव जिला है, इस कोंडागांव जिला है, ये इस पूरे जिले में क्या होगा, एक जिला पंचायत होगी, ठीक है, एक क्या होगी, जिला पंचायत, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कुल 5 विकास खंड है, क्या है, 5 विकास खंड। इस 5 विकास खंड में क्या होंगे, जनपद पंचायत, ठीक। एक जिले में जिला पंचायत कितनी होगी, 1, और वहां पे जनपद पंचायतों की संख्या कितनी होगी, जितने वहां पर विकास खंड है। मान लीजिए यहां पर 5 विकास खंड है तो यहां जनपद पंचायत की संख्या कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब देखेंगे हम ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत, मान लीजिए इस कोंडागांव विकास खंड है, इस कोंडागांव विकास खंड में इस प्रकार कुछ ग्राम पंचायत है, ठीक है। अभी मुझे स्पेसिफिक नंबर नहीं पता है इसका कि कितने हैं, तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें मतलब क्या होगा कि राज्यपाल द्वारा जिन जिन क्षेत्रों को, गांव या गांव के समूह को, ठीक है, एक ग्राम घोषित किया जाएगा, उसे उस जगह में क्या होगी, वहां पर एक ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। मान लीजिए इस क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, इस छोटे छोटे गांवों को मिलाकर राज्यपाल द्वारा क्या कर दिया है, एक ग्राम घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ एक ग्राम पंचायत होगी, इस छोटे गांव में एक ग्राम पंचायत होगी, यहाँ एक ग्राम पंचायत होगी। इस प्रकार इन सारे गांव में, ठीक है, जिनका राजपत्र में संपादित हो चुका है कि ये गांव है, ठीक है, उस विकासखंड के अंदर में उतने क्या होंगे, वहाँ पे ग्राम पंचायत होंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो सिर्फ और सिर्फ कोंडागांव के इस विकास खंड में कितने ग्राम पंचायत हो जाएंगे, 8। और मान लीजिए 8 इनमें भी है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे कुल यहाँ पर 40। देखिए ये इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बस आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये ग्राम क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। और ग्राम सभा क्या होती है ये भी देख लेते हैं, ठीक।
अब देखिए, राज्यपाल के द्वारा इस क्षेत्र को, ठीक है, इस क्षेत्र को मैं यहाँ एक जूम करके थोड़ा बना देता हूँ कि इस गांव, ये एक गांव है जिसे राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है, एक गांव, लेकिन ये बना है कितने, 3 से 4 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर बना है। अब इस प्रत्येक गांव में क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी, ठीक है। इस प्रत्येक ग्राम में क्या होगा, एक ग्राम सभा होगी, और उसके सदस्य कौन होंगे, वो व्यक्ति, ठीक है, वो महिला और पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जिनका नाम इस इस गांव की मतदाता सूची में नाम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ के किसी गांव में अगर किसी का नाम है, ठीक है, मतदाता सूची में 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है तो वो यहाँ का सदस्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो जिस गांव का सदस्य है, जिस गांव में उस व्यक्ति का जो मतदाता सूची में नाम है, सिर्फ उसी क्षेत्र का वो क्या होगा, ग्राम सभा का सदस्य होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा है, हो भी सकता है कि ये दोनों गांव मिलकर क्या करेंगे, एक ग्राम सभा का गठन करेंगे। कारण क्या है कि इस पूरे गांव के समूह को राज्यपाल द्वारा क्या घोषित किया गया है, एक गांव घोषित किया गया है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं इसे। ठीक, देखिए, ये प्रत्येक एक गांव है जो हर विकासखंड में गांवों की संख्या रहती है, ठीक है। उन प्रत्येक गांव में क्या होगा, एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। प्रत्येक विकासखंड में, ठीक है, उस जिले में जितने विकासखंड है उस विकासखंड के स्तर पर क्या होगा, जनपद पंचायत का गठन होगा, और उस जिले के लिए एक क्या होगी, जिला पंचायत होगी। तो बिल्कुल अगर निचले स्तर से देखते हैं तो क्या होता है, गांव में ग्राम सभा होगी, ठीक है। इस गांव में क्या हो सकता है, क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी। अगर ये गांव का समूह है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक में एक एक ग्राम सभा होगी, ठीक है, एक एक में प्रत्येक क्या होगा, ग्राम सभा होगी। लेकिन अगर राज्यपाल द्वारा इस समूह को एक गांव घोषित किया गया है तो इस पूरे तीनों गांव के समूह के लिए एक क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए और सुनिए, थोड़ा धीरे करके भी सुन लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आता है विकासखंड स्तर पे क्या होगा, जनपद पंचायत, ठीक है। ये विकासखंड है, ये भी फरसगांव, केशकाल, बड़े राजपुर, माकड़ी। ये आपको सब कुछ समझाने के तौर पे मैं समझाने के लिए सब चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, मतलब किस तरह इन चीज़ों को समझा जा सके, ठीक है। तो जितने भी विकासखंड हैं उस विकासखंड के स्तर पर क्या होगा, जनपद पंचायत का गठन होगा, और उस पूरे जिले के लिए मात्र एक जिला पंचायत होगा, ठीक है। आई होप को आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक, आगे देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्राम पंचायत में क्या होता है, जनपद पंचायत में क्या होता है और जिला पंचायत में क्या होता है, ठीक है। देखिए, ग्राम पंचायत मतलब क्या होगा, ग्राम या ग्राम का समूह इस स्तर पे होगा, ठीक है। एक बार आपको और यहाँ पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक जिला है, ये जिला है, ठीक है। इस जिले में कुल 3 विकास खंड हैं, नंबर 1, 2 और 3। और यहाँ पर अलग अलग, ये नीले कलर से जो बना रहा हूँ वो गांव है, ठीक। अब ये जो गांव है ये क्या है, गांवों का समूह है, क्योंकि वहाँ गांव बहुत छोटे थे। तो इन सभी 5 गांव को मिलाकर एक रखा गया, इन तीनों गांवों को मिलाकर एक गांव कहा गया, A, B, C और D, ठीक है। अब इसे देखते हैं। देखिए, ये जो प्रत्येक गांव है उसमें क्या होगा, एक एक ग्राम सभा होगी। इस गांव के जो समूह को जो राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है, एक गांव, ठीक है, वहाँ क्या होगी, एक ग्राम पंचायत होगी। और प्रत्येक विकास खंड में,
प्रत्येक विकास खंड में क्या होगी, एक जनपद पंचायत होगी और उस जिले के लिए एक क्या होगी, जिला पंचायत होगी। आ गई चीज़ समझ। ग्राम पंचायत मतलब क्या होगा, गांव या गांव का समूह। उसमें कौन कौन होते हैं, पंच, सरपंच और उप सरपंच। ठीक है, तो पंचों का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दो चीज़ें होती है। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जितने भी मतदाता हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ के जो मूल निवासी है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होने के बाद वो अपना नाम मतदाता सूची में अंकित करवा चुके हैं, वो लोग जाकर गुप्त रूप से मतदान करते हैं। ठीक है, गुप्त मतदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। और जिन्हें आपने चुना है, ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले में पार्षद होंगे, उन पार्षदों द्वारा अब क्या किया जाता है, उनका एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो सबसे पहले आपने किसे चुना, पार्षद चुना। ये 5 अलग अलग वार्डों से 5 अलग अलग पार्षद हैं। इन पार्षदों को किन्हें चुना, आम जनता ने चुना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अब इनके द्वारा एक अध्यक्ष को चुना जाएगा। ठीक है, तो क्या ये प्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा किया गया है क्या, नहीं, ये आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब सॉरी मेरी हैंड राइटिंग इसमें थोड़ी ठीक नहीं बन रही है तो ये क्या होगा, जो अध्यक्ष का जो पद है वो सामान्य जन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कहा जाएगा इसे। ठीक है, प्रत्यक्ष कौन होंगे, जो पार्षद आपने चुने हैं, जो पंच आपने चुने हैं, उन्हें कहा जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, और ये पंच या पार्षद मिलके जिसका चुनाव करते हैं उसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष। पंच, सरपंच, एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, और वहाँ जितने वार्ड होंगे उस हर प्रत्येक वार्ड में एक एक पंच होता है। तो प्रत्यक्ष पंच होते हैं, प्रत्यक्ष सरपंच होते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से किनको चुना जाता है, उप सरपंच को। अब देखेंगे ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, किसी भी ग्राम पंचायत में जो वार्ड की संख्या है वो कम से कम मिनिमम 10 होगी, जब वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 1000 से कम हो। लेकिन अधिकतम अगर देखेंगे तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 20 वार्ड तक होनी चाहिए, 20 वार्ड से ज़्यादा नहीं कर सकते। और जैसे 1000 से जनसंख्या अधिक बढ़ती है तो हम ऐसा नहीं कि वार्डों की संख्या सीधा 20 कर दिए, वार्डों की संख्या 11, 12 इस प्रकार बढ़ाई जाएगी, लेकिन अधिकतम कितनी रखी जाएगी, 20 रखी जाएगी। 20 से ज़्यादा उसे उस वार्ड की संख्या 20 से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और यथा स्थिति ये रखा जाएगा कि प्रत्येक वार्ड में जो जनसंख्या है वो लगभग बराबर हो। कोई इसमें एग्जैक्ट नहीं है कि इतने ही होना चाहिए, 100 यहाँ 100 वहाँ, 100 तीसरे में 100 चौथे में, ऐसा नहीं, लगभग। ठीक है, तो लगभग के आसपास जो है प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार जनपद पंचायत में देखेंगे, ये होती है विकास खंड स्तर पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। इन्हें वहाँ की जो जनता होती है वो चुनती है। ये सदस्य मिलके अपने में से क्या करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। और इन्हीं में से एक कोई होता है वो उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से द्वारा इन सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसमें वार्ड की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें कम से कम 10 है और अधिकतम 25 है। ठीक है, 50,000 से अगर कम जनसंख्या है तो वहाँ 10 वार्ड ही होंगे। इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये 50,000 की जनसंख्या से कम है तो लगभग एक वार्ड में 5,000 के आसपास की जो संख्या होगी उतनी होगी। ठीक है, और अगर इससे संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो अधिकतम कितनी होगी, 25 वार्ड रखेंगे। 25 वार्ड से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इसे, और जितने भी वार्ड होंगे उनमें यथास्थिति क्या होगी, जनसंख्या बराबर होगी। उसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो सदस्य हैं, देखिए सदस्य हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ जनपद पंचायत में सदस्य चुने जाते थे, और ये सदस्य मिलके अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और यही सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाएगा। वार्ड की संख्या इनमें 10 होगी। ठीक
ठीक है, जहाँ 5 लाख से कम जनसंख्या हो। लेकिन अगर 5 लाख से जनसंख्या आगे बढ़ती है तो हम अधिकतम उसे कितने वार्डों तक रख सकते हैं? 35 वार्डों तक। देखिए, ये वार्ड वाला क्वेश्चन है कि मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम कितने वार्ड होना चाहिए। पीएससी और व्यापम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी वार्ड में एग्जैक्ट कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसका उल्लेख नहीं है। बस ये उल्लेख किया गया है कि यथा स्थिति सभी वार्डों में जनसंख्या एक समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी में 95 है तो किसी में 100 है तो किसी में 90 है, ये चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह 100 होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्राम पंचायत में कितने होने चाहिए? 10 से 20, जनपद पंचायत में 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 35 वार्ड, और इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें यथास्थिति जनसंख्या लगभग बराबर होगी। ठीक है, और इस वीडियो में अब फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें हम आगे पढ़ेंगे इनमें आरक्षण क्या होता है। और देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की चीज़ों को एक साथ पढ़ाऊँ। अगर मैं आरक्षण पढ़ा रहा हूँ तो पंच का, ठीक है, और सदस्य का, तो आरक्षण में एक साथ इनका पढ़ाऊँ। और अगर आरक्षण पढ़ा रहा हूँ सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, इधर जिला पंचायत के अध्यक्ष का, तो वो एक साथ पढ़ाऊँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्राम पंचायत का पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद जनपद पंचायत का पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाए कि ग्राम पंचायत में क्या था या जिला पंचायत में क्या था। ठीक है, तो तीनों को मैं एक साथ पढ़ाऊँगा, जिससे क्या होगा, आपको तीनों को सामने रख के कंपेयर करने की एक जो दिमाग में जो जिस तरह मैपोलॉजी हम ज़्यादातर मैप या डायग्राम से सिखाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, और आरक्षण के लिए मैं एक चीज़ पहले से बता दूं कि जो भी क्षेत्र होता है, ठीक है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, वहाँ आरक्षण इस प्रकार होता है कि वहाँ की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, वहाँ की जो कुल जनसंख्या है, उन जनसंख्या में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या का अनुपात है, ठीक है, उसी अनुपात में वहाँ के जो पंच जो होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी सीटों का आरक्षण किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक विकासखंड है, ठीक है, उसमें इस प्रकार ग्राम पंचायत है। ठीक है, इस प्रकार तो जो यहाँ की जनसंख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि वहाँ लगभग अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% है, अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की 35% है। ठीक है, और 25% लगभग अन्य पिछड़ा वर्ग की है, जिसे अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, और बाकी की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो सामान्य की है। ठीक है, तो उस जनसंख्या पे अब मान लीजिए जितनी भी सीट है, ठीक है, ठीक है, जितनी भी सीट है उनका जो आरक्षण होगा वो इसी प्रकार होगा। ठीक है, जैसे 10 सीट है कुल, तो 10 में से 20% मतलब 2 सीट किसकी हो जाएगी? अनुसूचित जनजाति की। 35% है तो 35 को हम 3 या 4 सीट मान सकते हैं। 25% इसे 2 या 3 सीट मान सकते हैं, और जो अन्य सामान्य वर्ग की होगी वो कितनी होगी? 3 सीट होगी। तो आरक्षण भी हम आगे पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक वीडियो करके हम अच्छी तरह समझते जाएंगे डिटेल में। बस अगर आपको कुछ चीज़ें कहीं समझ नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट करके थोड़ा स्लो करके देखिएगा, अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।